स्टूडेंट्स, अमिताभ सर हियर। आज का जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर से रिलेटेड है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। और उस चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आई शुड से। इससे पहले हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फॉरेन ट्रेड तक पढ़ लिया है और आज मैं ये चैप्टर स्टार्ट करूंगा। अब बहुत ध्यान से विद फुल फोकस आप इस वीडियो को देखेंगे। जहां पे भी आपको डाउट हो, डोंट हेजिटेट टू कॉल मी। मेरा नंबर आप सबके पास दिया हुआ है और नहीं है तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां पे आकर के मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं, सीधे चलते हैं इस चैप्टर में। तो यहाँ पे कह रहा है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस चैप्टर का जो नाम है इसका मतलब क्या है। तो देखो, रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधारना। रिफॉर्म्स मतलब सुधारना। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का क्या मतलब हो गया? ऐसा पॉलिसीज, ऐसा प्लानिंग्स अपनाना जिससे हमारा इकोनॉमी सुधर जाए। अंडरस्टैंड? तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब ये हो गया कि इकोनॉमी को सुधारना। अब सवाल ये है कि सर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई हमारे इकोनॉमी को सुधारने की, और किस साल? 1991 में। तो मैं आपको बताऊं, पहले तो हम जरूर पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए इन्होंने क्या क्या रूल्स, क्या क्या पॉलिसीज अपनाया। 3 पॉलिसीज बेसिकली अपनाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इन तीनों को बहुत डिटेल्स पे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम इस चैप्टर में ये सीख तो लें कि आखिर इन रिफॉर्म्स की जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्यों इतनी जरूरत पड़ गई हमें इन तीनों रिफॉर्म्स की। हम तो ठीक चल रहे थे, 5 ईयर प्लान्स था हमारा, 5 ईयर प्लान्स में हम बनाते जा रहे थे, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि आपको ये पता है कि इंडिपेंडेंस के बाद हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाया। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है कि हमारे पास पब्लिक सेक्टर्स भी होंगे, हमारे पास प्राइवेट सेक्टर्स भी होंगे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स का जो रोल है वो सेकेंडरी होगा और पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो प्राइमरी रोल होगा। यानी प्राइवेट सेक्टर केवल नाम के वास्ते होंगे, उनका प्रोडक्शन कोटा, उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का लाइसेंस, ये सब किसके हाथों में होगा? गवर्नमेंट के हाथों में होगा। यानी खुल के वो बिजनेस नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो? तो ये था मिक्स्ड इकोनॉमी, हमारे कंट्री ने अपनाया मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इससे होता क्या गया, देखो धीरे 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 क्या हो गया कि जो इंटरनेशनल कंपटीशन था, इंटरनेशनल कंपटीशन के साथ हम कोप अप नहीं कर पाए। यानी प्राइवेट सेक्टर सही से ग्रूम नहीं कर पाया, उनको आजादी नहीं दी गई। और इधर जो पब्लिक सेक्टर्स था, ये एक घर बन गया करप्शन का और इनएफिशिएंसी का, मिसमैनेजमेंट का। इस वजह से क्या हो गया कि हमारा इकोनॉमी धीरे धीरे स्टैग्नेंट इकोनॉमी फिर से होने लगा। स्टैग्नेंट इकोनॉमी मैं कई बार बता चुका हूं, स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब है वीक इकोनॉमी, जिसमें कोई ग्रोथ ना हो। तो ऐसे इस तरह से जब हमारा इकोनॉमी स्टैग्नेंट होता रहा तो एक समय ऐसा आ गया कि हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स की कमी हो गई। और फॉरेन रिजर्व्स की कमी हो जाने से बहुत सारा प्रॉब्लम्स अराइज हो गया। यानी आपको मैं बताऊं, इससे पहले भी मैंने बताया, फॉरेन रिजर्व्स जितना ज्यादा रहेगा हम उतने शक्तिशाली कंट्री बन सकते हैं। यानी आपको अगर कोई डिफेंस इक्विपमेंट्स भी खरीदना है तो फॉरेन रिजर्व्स की जरूरत पड़ती है। तो हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स की काफी कमियां हो गई। और मैं आपको बताऊं कि इवन जो वर्ल्ड बैंक है, जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स है, इन्होंने हमें लोन देना बंद कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे लोन से हम ग्रसित थे, इनसे हमने लोन लेके रखा था और वो लोन चुकाने में हम असमर्थ थे। तो उनके तरफ से प्रेशर आने लगा, दबाव आने लगा हमारे कंट्री में कि आप कुछ नया पॉलिसीज बनाइए, अपने इकोनॉमी को सुधारिए, नहीं तो हम आपसे कोई रिश्ता नहीं रखने वाले हैं। और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो भी हमसे मुंह मोड़ने लगे, वो भी हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करने से कतराने लगे। ऐसी हालत हो गई थी। और मैं आपको क्या बताऊं कि इंपोर्ट के लिए मेरे पास हमारे कंट्री में उस समय 10 दिन का ही फंड पड़ा हुआ था।
तो ये जो सिचुएशन था ये कहीं ना कहीं डोर को नॉक कर रहा था कि आप कुछ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाइए, और हमने बनाया। और वो कौन से पॉलिसीज थे? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो आइए कुछ बात करते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि आखिर ये पॉलिसीज बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। मैंने आपको अभी भी समझाया, वही चीज मैं यहाँ पे लिख दिया हूं, आप इसको देख लें। सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर वाज टू प्ले ओनली अ सेकेंडरी रोल। प्राइवेट सेक्टर को सेकेंडरी रोल दिया गया था, पब्लिक सेक्टर को प्राइमरी रोल दिया गया था। इंडस्ट्री ट्रेड्स वर सब्जेक्टेड टू मेनी रेस्ट्रिक्शंस इंक्लूडिंग कोटास ऑफ प्रोडक्शन एंड परमिट्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। सेकेंडरी रोल होने के कारण इनके हाथ बंधे हुए थे प्राइवेट सेक्टर के। ये धूम ठीक से नहीं कर पा रहा था। प्रोडक्ट कितना प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखना है, ये सब गवर्नमेंट तय करता था। दूसरा है द फोकस वाज ऑन प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक कंपनीज फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन। हम कंपिटिटिव नहीं थे, हम इंटरनेशनल कंपटीशन से दूर रहते थे। तो जब तक आप में कंपिटिटिवनेस नहीं रहेगा तो आप में ग्रोथ होगा ही नहीं, ये तो कॉमन सेंस है। फिर कहता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बिकम द सेंटर ऑफ करप्शन एंड इनएफिशिएंसीज। इतनी मिसमैनेजमेंट थी जिस वजह से करप्शन और इनएफिशिएंसीज था पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में। प्राइवेट सेक्टर फेल टू डाइवर्सिफाई एंड मॉडर्नाइज। अब प्राइवेट सेक्टर को ऐसे बांध के रख दोगे तो वो डाइवर्सिफाई होगा कैसे, फैलेगा कैसे, मॉडर्नाइज कैसे होगा। एज ए रिजल्ट देयर वाज इकोनॉमिक क्राइसिस। इस वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस होने लगा, और जैसा कि मैंने कहा कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से दबाव आने लगा कि आप जो है कुछ नया इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाइए। अब देखो हम लोग पता करते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत हमें क्यों पड़ी? तो सबसे पहला कॉज है फिस्कल डेफिसिट। बाबू फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है बोरोइंग्स। फिस्कल डेफिसिट सिंपली मींस बोरोइंग्स, बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक एंड अदर बैंक्स। हमारी सरकार जो थी, मैं आपको बताऊं कि कॉन्स्टेंटली हमारे बजट का ये दशा था कि हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा था और रेवेन्यू कम था। यानी जितना रेवेन्यू हम जनरेट कर रहे थे उससे कई गुना ज्यादा हम एक्सपेंडिचर कर रहे थे। और सबसे दुखद बात यह थी कि वो जो एक्सपेंडिचर हम कर रहे थे वो डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल नहीं था, वो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स था। तो इस वजह से अगर आपका रेवेन्यू आपके एक्सपेंडिचर से कम हो जाएगा तो एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए आपको तो भीख मांगनी पड़ेगी, और आप भीख पे भीख मांगे जा रहे थे। कहां से? वर्ल्ड बैंक से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, इन सब से आप भीख पे भीख मांगे जा रहे थे। आपकी बोरोइंग्स बढ़ रही थी, तो फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ता चला जा रहा था। समझ रहे हो? तो अब देखो कि फिस्कल डेफिसिट में ये सारा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। जब भी एग्जाम में आप लिखोगे इसको तो ये सारे पॉइंट्स को आप जरूर मेंशन करोगे। सबसे पहला तो चीज है फिस्कल डेफिसिट में क्या है? बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट ड्यू टू एक्सेस ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू, जो मैंने बताया। फिस्कल डेफिसिट का मतलब ही होता है बोरोइंग्स। ऐसा कब जरूरत पड़ती है बोरोइंग्स की? जब आपकी एक्सपेंडिचर आपके रेवेन्यू से ज्यादा हो जाए। नंबर 2, इट इज मेजर्ड एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी। फिस्कल डेफिसिट हमेशा जीडीपी के परसेंटेज में मेजर होता है। तो अगर हम 1980-81 की बात करें तो देखो हमारा फिस्कल डेफिसिट था जीडीपी का 5.4%, लेकिन 1991 में वो बढ़ करके 8.4% आ गया। इतना छलांग लगा दिया, 8.4%। समझ लो कितना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट हमारा बढ़ गया, कितना ज्यादा बोरोइंग्स बढ़ गया। तो इससे क्या हुआ? इट कॉजेज इन्फ्लेशन। हर एक प्रोडक्ट का, हर एक कमोडिटी का मार्केट में रेट आसमान छूने लगा, बढ़ गया। इससे लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कम हो गया, घट गया। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग घट गया और प्रोड्यूसर्स भी नाराज हो गए। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर्स को के लिए कॉस्ट ऑफ इनपुट्स ज्यादा हो गया। उनको इनपुट्स चाहिए प्रोडक्शन के लिए, लेकिन उसका प्राइस, उसका कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा हो गया। इस वजह से वो भी नाराज हो गए। इट कॉजेज इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट गोज इनटू डेब्ट ट्रैप, यानी उधारी के जाल में फंसता चला गया हमारा सरकार। एक्सपेंडिचर को कंट्रोल नहीं कर पाया और उधार पे उधार बढ़ता गया। इसको डेब्ट ट्रैप बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। एंड इरोजन ऑफ फेथ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इनका जो भरोसा था हमारे कंट्री पे, इनका जो विश्वास था, फेथ था हमारे कंट्री पे, वो धीरे धीरे कम होता गया। तो फिस्कल डेफिसिट इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991।
नाउ अब आप देखो, जो सेकंड रीजन था बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट क्या होता है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है, मैं आपको सरल भाषा में अभी समझा दूं, इसका अलग से चैप्टर है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोग किस चीज का हिसाब रखते हैं? हमारे एक्सपोर्ट का और हमारे इंपोर्ट का। तो उस समय ये देखा गया कि हमारा इंपोर्ट्स काफी ज्यादा था और एक्सपोर्ट्स काफी कम था, यानी डॉलर्स हमारे पास से ज्यादा चले जा रहे थे और आ रहे थे कम। या कोई और भी फॉरेन करेंसी ले लो, मान लो पाउंड हमारे यहां से ज्यादा रहे थे और आ रहे थे कम। इससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो एडवर्स हो गया। और ये एडवर्स कब होता है? व्हेन इंपोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट्स। अब ऐसा होने से अगर एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है तो इससे ऑटोमेटिक क्या होता है बाबू? हमारे यहां से जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है वो धीरे धीरे कम होता रहता है। और फॉरेन करेंसी रिजर्व, मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर ये तुम्हारे पास इसकी कमी हो जाती है तो तुम इंटरनेशनल मार्केट में सरवाइव ही नहीं कर पाओगे। तो आइए देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो है ये किस तरह से हमारे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स करने के लिए प्रेरित किया। देखिए, नंबर 1, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट मींस डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसीप्ट्स एंड टोटल पेमेंट्स ऑफ अ कंट्री ऑन अकाउंट ऑफ इट्स इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस मतलब एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट से जो फॉरेन करेंसीज हमारे यहाँ आ रहा है और फॉरेन करेंसीज हमारे यहाँ जा रहा है, उसका जो हिसाब है, उसका जो रिकॉर्ड है, वो हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट में रखते हैं। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट का देखिए दो हिस्सा होता है, करेंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट में हम किस चीज का हिसाब रखते हैं? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और कैपिटल अकाउंट में हम रखते हैं इन्वेस्टमेंट्स एंड बोरोइंग्स। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इंटरनेशनल मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स एंड बोरोइंग्स फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, ये दो अलग अलग उसका पार्ट है। तो ऐसा देखा गया कि करेंट अकाउंट में डेफिसिट आने लगा। करेंट अकाउंट का डेफिसिट यानी एडवर्स सिचुएशन आने लगा। ऐसा कब होता है? जब आपका इंपोर्ट आपके एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाए। जरा सोचो कि आपका इंपोर्ट आपके एक्सपोर्ट से ज्यादा हो गया, यानी आपके यहां से डॉलर्स का फ्लो ज्यादा हो गया और उधर से डॉलर का इनफ्लो कम हो गया, यानी डॉलर्स में कमी हो गई या किसी और फॉरेन करेंसी में कमी हो गई। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेगा? वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन सब से बोरोइंग्स करेगा और तब जाके वो करेंट अकाउंट का जो डेफिसिट है उसको बैलेंस कर पाएगा। तो बैलेंस करने के लिए मैंने क्या बोला? बोरोइंग्स की जरूरत है। और बोरोइंग्स जैसे ही आपका बढ़ जाएगा तो आपका कैपिटल अकाउंट डेफिसिट फिर होने लगेगा, क्योंकि बोरोइंग्स आप ज्यादा कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से रिलेटेड होता है। अगर इसको बैलेंस करना है तो ये गड़बड़ हो जाता है। अंडरस्टैंड? तो उस समय वक्त ऐसा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का दोनों जो पार्ट है वो लड़खड़ाया हुआ था, दोनों एडवर्स था। नेक्स्ट है, देयर वाज करंट अकाउंट डेफिसिट व्हिच कॉजेस बोरोइंग्स इन कैपिटल, जो मैंने यहां पे समझाया आपको। अब देखो 1980-81 में हमारा टोटल बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डेफिसिट रहा है वो 2214 करोड़ रहा है। और 1990-91 में यू कांट इमेजिन वो बढ़ के 17,367 करोड़ हो गया ये डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट। यानी इतना डॉलर्स की हमें कमी हो गई। और ये जितना ज्यादा बढ़ा होगा हमने उतना ज्यादा बोरोइंग्स किया होगा, और जितना ज्यादा बोरोइंग्स करोगे तो हमारा कंट्री बोरोइंग्स करते करते डेब्ट ट्रैप में फंस गया। अब आप देखो तीसरा कारण क्या था? गल्फ क्राइसिस। आपको पता है, आप सबको पता है इनफैक्ट, कि गल्फ कंट्रीज जो है ये हमारे यहाँ पेट्रोल सप्लाई करते हैं। तो जरा सोचो वहां पे क्या हो गया ना कि इराक में वॉर हो गया, एक भीषण युद्ध हो रहा था इराक में। तो इस वजह से इराक जो है वाज अनेबल टू सप्लाई पेट्रोल टू आवर कंट्री। और आप सोचो जरा, पेट्रोल अगर हमारे कंट्री में नहीं रहेगा तो ट्रांसपोर्टेशन ठप हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन ठप हो जाएगा तो बिजनेस ठप हो जाएगा, तो पूरा कंट्री रुक जाएगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। दूसरी सबसे बुरी स्थिति ये थी कि जो गल्फ कंट्रीज में, हमारे कंट्री से बहुत सारे लोग ना गल्फ कंट्रीज में जाते हैं जॉब करने, जॉब की तलाश में, और वहां जॉब करते भी हैं।
और वहां से ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हमारे कंट्री में अपनी फैमिलीज के लिए वो भेजते हैं, तो उनसे एक अच्छा खासा फॉरेक्स रिजर्व हमारे यहाँ बन जाता है। लेकिन उस वक्त वहां की हालत इतनी खराब थी कि इंडिया में रेमिटेंसेस हो ही नहीं रहा था। रेमिटेंसेस मतलब गल्फ कंट्रीज से फॉरेन एक्सचेंज हमारे कंट्री तक आ ही नहीं रहा था। तो इस वजह से फॉरेन एक्सचेंज की हालत बहुत खराब थी, फॉरेक्स का जो रिजर्व्स था वो घटता ही चला गया, जिस वजह से हमें लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की जरूरत पड़ी। तो आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ इराक वॉर इन 1990-91 प्राइसेस ऑफ पेट्रोल गोज अप। India used to receive huge amount of remittances from Gulf countries in foreign exchange। जो मैंने समझाया, रेमिटेंसेस मतलब वहां से फॉरेन एक्सचेंज का हमारे कंट्री में आना, ह्यूज अमाउंट आता था लेकिन वो अचानक से बहुत कम हो गया। ड्यू टू विच बीओपी क्राइसिस अराइजेस। अब अगर फॉरेन एक्सचेंज का आना कम हो जाए, तो मैंने आपको पिछले ही टॉपिक में सिखाया कि पिछले पॉइंट में सिखाया कि इससे हमारा जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, और करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो बिगड़ने से ऑटोमेटिकली कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो इस वजह से ये था गल्फ क्राइसिस, जिसकी वजह से हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज की जरूरत पड़ी। नेक्स्ट जो कारण था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज का, वो है फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फॉरेक्स रिजर्व्स, आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि फॉरेन एक्सचेंज का हमारे कंट्री में होना बहुत जरूरी है, तभी हम इंटरनेशनल मार्केट में एग्जिस्ट कर पाएंगे। लेकिन उसमें ह्यूज कमी आ गई। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स फॉल टू सच एन एक्सटेंट दैट दीज वर नॉट इनफ टू पे द इंपोर्ट बिल ऑफ इवन 10 डेज। उस समय हालत इतनी खराब थी कि हमने जो इंपोर्ट करके रखा था, पिछले 10 दिन के बिल को भी चुकाने का हमारे पास पैसा नहीं था। अब इंपोर्ट करोगे तो पेमेंट तो फॉरेन एक्सचेंज में करना होगा, उतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे पास था ही नहीं। देखो 1989-90 में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे पास मात्र 6252 करोड़ था, जो बहुत ही कम है। और इतना कम है कि यहां पे लिखा हुआ है कि वो 10 दिन का इंपोर्ट बिल चुकाने में भी सक्षम नहीं है। इस वजह से उस समय हमारे कंट्री में क्या हो गया, उस समय हमें क्या करना पड़ा, हमारा जो आरबीआई में गोल्ड रिजर्व्स था, जो गोल्ड रिजर्व्स था, उन सारे गोल्ड रिजर्व्स को वर्ल्ड बैंक के पास गिरवी रखना पड़ा। समझ रहे हो ना। और ये गोल्ड रिजर्व्स कहां से आता है, जो स्मगलिंग में, जैसे कस्टम्स लोग स्मगलिंग में सोने का बिस्किट वगैरह ये सब पकड़वाता है, तो वो सब कहां जाके हम रखते हैं, अपने आरबीआई में जमा रखते हैं, ये सब इमरजेंसी के लिए। तो इस इमरजेंसी के कारण वो जितना भी गोल्ड रिजर्व्स हमारे पास था, वो सब कहां चला गया, वर्ल्ड बैंक के पास हमें गिरवी रखना पड़ा, ताकि फिर से हम बोरोइंग्स कर सके। अब देखिए, जो अगला कॉज है वो है प्राइस स्पाइरल, मतलब होता है इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन उस वक्त इतना ज्यादा था कि कॉस्ट ऑफ लिविंग लोगों का बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ साथ जो कॉस्ट ऑफ इनपुट्स है, जो कि प्रोड्यूसर्स के लाइफ को हैम्पर कर रहा था, यानी कॉस्ट ऑफ इनपुट्स इतना ज्यादा बढ़ गया था कि प्रोड्यूसर्स भी अपना हाथ खींच रहे थे, वो नया प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे थे। और अब जो भी कर भी रहे थे, थोड़े बहुत प्रोड्यूसर जो अगर प्रोडक्शन कर भी रहे थे, तो उनका प्राइस इतना ज्यादा था। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो तुम्हें अपना सेलिंग प्राइस भी बढ़ाना होगा, तो प्राइस इतना ज्यादा था कि हमारे प्रोडक्ट्स का डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में कम हो गया था। लोग इतने ज्यादा प्राइस में हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदना ही नहीं चाहते थे, और लोग अगर इंटरनेशनल मार्केट में हमारा डिमांड कम हो जाए तो वहां से डॉलर्स, येन, पाउंड की इनफ्लो जो है हमारे कंट्री में नहीं होगा, और उनके नहीं होने से हमारा फॉरेक्स जो है वो कम हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो जाएगा तो हम ऑटोमेटिकली इनकम्पिटेंट हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसका पॉइंट्स। इन्फ्लेशन कॉज्ड इन हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। Inflation causes decrease in demand for our production in abroad and it causes increase in money supply। और इन्फ्लेशन को ठीक करने के लिए मनी सप्लाई एक बहुत बड़ा हथियार होता है सरकार के पास, जिससे नए करेंसीज को छापा जाता है ना, इश्यूज किया जाता है मार्केट में, विच इज नॉट एट ऑल अ गुड साइन फॉर अ कंट्री। नाउ पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयूज। अब देखिए, ये सबसे बड़ा रीजन है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयूज। आपको मैं बताऊं, इन 1991 में हमारे यहाँ 246 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स था, और ये सारा का सारा इनकम्पिटेंट था, मिसमैनेजमेंट था, इसमें करप्शन से लदा हुआ था, भरा हुआ था।
जिस वजह से इनका ग्रूमिंग हो ही नहीं रहा था। शुरू शुरू में जब इनको बनाया गया तब तो इनका परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे करप्शन के कारण ये बूम ही नहीं हो सका, इनमें कोई ग्रूमिंग नहीं हो सका। और इसमें सरकार ने ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करके रखा था, जो कि सारा का सारा पैसा समझ लो बेकार हो गया, और सरकार के ऊपर जिम्मेदारी लायबिलिटीज बढ़ गई। और इस लायबिलिटीज से छुटकारा पाने के लिए सरकार को फिर से वर्ल्ड बैंक और IMF के पास हाथ फैलाना पड़ा, हाथ जोड़ के उनके सामने खड़ा होना पड़ा कि साहब हमें पैसे दे दो, हमारे PSUs को खड़ा करना है। तो वर्ल्ड बैंक ने एक शर्त पे सरकार को पैसा दिया कि कहा कि आप अपना इकोनॉमिक पॉलिसीज को बदलिए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज लाइए, लाइक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसमें हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा रोल रहा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन में। अब अगले टॉपिक में हम लोग वही पढ़ेंगे जो मैं अगले वीडियोस में आपको बताऊंगा।